Hi, my name is Kriti and I am studying MBBS from a government medical college. I cracked NEET in 4 months and if I can do it, you can do it too. So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए हैं इंस्टाग्राम एज वेल एज जो मैंने लास्ट यूट्यूब वीडियो डाली है उस पर कि उन्हें मेरी स्ट्रेटजी चाहिए और आप लोगों ने नोट्स भी मांगे हैं। तो आज मैं उस सब के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, गुड भी और बैड भी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है, बट मैंने किया है इसलिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने किया है तो और भी बच्चे करें। जिनको मुझ पे ट्रस्ट है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं और जिनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है इट्स नॉट माई कंसर्न। बट मेरा मोटिव सिर्फ ये है, जैसे मैं अपने टाइम पे चाहती थी कि काश कोई मुझे मेंटर कर पाता, कोई मेरी हेल्प कर पाता, तो मैं चाहती हूँ ये आप बच्चों को ना फेस करना पड़े। तो फटाफट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स कम टू द नीट स्ट्रैटेजी। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि नीट में होते हैं 3 सब्जेक्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी होता है वो फर्दर 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है, जो होता है जोलॉजी एंड बॉटनी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री 180 मार्क्स कैरी करते हैं, जबकि जो बायोलॉजी है वो 360 मार्क्स कैरी करता है। सो ओवरऑल नीट का पेपर 720 मार्क्स का हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है। एटलीस्ट मिड मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सब चीज़ों में से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। पूरा चैप्टर, किसी किसी का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हमें उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं। सारे टॉपिक पढ़ने का वैसे भी टाइम नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। क्या करते हैं कुछ बच्चे, और इवन मैंने भी किया है ये, मान लो एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए, लेकिन जब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर आप सोचते हो कि मैं उसको और परफेक्टली पढूं और ज़्यादा मैं उस पर ध्यान दूं। इसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट अपना सिलेबस निपटाना है कि आपको आइडिया होना चाहिए सिलेबस के बारे में। सो फर्स्ट टॉक अबाउट आवर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट विच इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी मुझे दोनों बायोलॉजी नहीं पसंद थी। आई मीन मुझे बॉटनी बहुत ही गंदी लगती थी, मुझे ज़ूलॉजी अच्छी लगती थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, बॉटनी के उन चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट किया जिसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं था और मुझे उनसे डर लगता था। मोस्टली वो 11th के चैप्टर्स थे, जैसे कि हो गया मॉर्फोलॉजी हो गई या फिर अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो चैप्टर मेरा मोस्ट अनफेवरेट चैप्टर है। आई हेटेड दैट चैप्टर सो मच। बट मैंने क्या किया, मैंने उस चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो देख लिया, फिर मैंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैं उस चैप्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। और मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। बायोलॉजी में मैंने क्या किया था, एक्चुअली नोट्स जो मैंने बनाए थे वो मैंने कैसे बनाए थे, मैंने क्या किया कि एक वीडियो लेक्चर देखा, उस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली नहीं देखा, मैंने उसका एक पार्ट देखा। फिर मैंने एक प्लेन पेज लिया, एक पेपर लिया, और मैंने लिया एक पेन। फिर मैंने जितना भी मुझे याद था उस वीडियो में से वो सारा मैंने उस प्लेन पेज पे लिख लिया, बहुत ही कम कंसाइज वे में। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे को एक्टिव रिकॉलिंग हो गई कि मतलब मैंने बिना देखे लिख लिया जितना मुझे याद था। फिर मैंने क्या किया, मैंने पेज को दोबारा से जो एनसीईआरटी में जितना पार्ट उसमें गिवन है उससे मैंने उसको कंपेयर किया। फिर मुझे याद आया कि इसमें से ये लिखना तो मैं भूल ही गई, तो उससे मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी मिस्टेक्स भी साथ के साथ देख ली। वो बचा हुआ पार्ट मैंने उसी प्लेन पेज पे लिख दिया। तो उससे क्या हुआ, एक्चुअल में मेरी रिवीजन भी हो गई और मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन गए। और हर चैप्टर के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, क्वेश्चंस लगाना, PYQs और उसके साथ साथ MCQs वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ के भी चले जाते हो और आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे ही चैप्टर हो वैसे ही एटलीस्ट उसके 100 MCQ लगा दो। बायोलॉजी के MCQ तो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। तो उससे आपको क्या होगा, आपके ब्रेन को आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है, नहीं आता है। जो क्वेश्चन नहीं हो पाया उसको मार्क कर लो, अपनी एनसीईआरटी के बुक में क्या करो, साइड पे लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आता था। वो पूरा क्वेश्चन लिख लो, उसका आंसर लिख लो, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो वो आपका ब्रेन खुद से याद कर लेगा कि हाँ, आपको पता है हम अपनी गलती से ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी हम परफेक्ट काम करते हैं। तो अपनी गलती से सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा अगर आप अपने क्वेश्चंस करोगे और उन क्वेश्चंस को आप रिव्यू करोगे।
बॉटनी तो मुझे नहीं आती थी, तो मैंने फटाफट बॉटनी कर ली थी। उसके बाद मैं गई अपनी फेवरेट पार्ट जो कि था ज़ूलॉजी। एक्चुअली आप जब एमबीबीएस में जाओगे ना तब आपको पता लगेगा ज़ूलॉजी जो है वो एक्चुअली बेसिक है किसका, एमबीबीएस का। तो ज़ूलॉजी में ऑब्वियसली पढ़ के बहुत अच्छा लगता था कि कल को जब मैं एमबीबीएस करूँगी, डॉक्टर बनने वाली होंगी, तो यही सब्जेक्ट मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। और ज़ूलॉजी में क्या होता है, उसमें होते हैं डायग्राम्स। तो वो जो डायग्राम्स होते हैं वो आप ऑब्वियसली नोट्स में दोबारा तो बना नहीं सकते। तो ज़ूलॉजी के लिए मैं क्या करती थी, मैंने सीधा बुक्स में ही, जो मेरी एनसीईआरटी की बुक में थी उसमें ही बहुत जो साइड में स्पेस होता है, उस साइड के स्पेस में ही मैं अपनी गलतियाँ या अपने क्वेश्चंस लिख लेती थी। क्योंकि जैसे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की बात कर लेते हैं, या जैसे अगर आप प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस की भी बात करो, उस चैप्टर के नोट्स बन सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर जिसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो डायग्राम आप क्या करोगे, फिर वो डायग्राम आप दोबारा नोट्स में बनाओगे, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उन चैप्टर्स के लिए क्या करना होता है, आपको सीधा एनसीईआरटी को अप्रोच करना है। और एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी होली बुक है। हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड आई वुड से कि आप कोई सा चैप्टर करो या ना करो, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना ही करना है, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। और एक बार आप उस चैप्टर को समझ लोगे ना तो वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा भी आने लग जाता है। 4 महीने बचे थे, इसलिए मैं किसी न्यू रिसोर्सेज के पास नहीं गई थी। मैंने जो है ब्लाइंडली सिर्फ एनसीईआरटी को ही टच किया था, और जो एनसीईआरटी है उसमें से 99% क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो क्या पता 100% क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही आ जाए। बट आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। और चाहे आप फिज़िक्स का भी सिलेबस कर रहे हो, केमिस्ट्री का भी सिलेबस कर रहे हो, सुबह रोज़ 1 घंटा आपको देना है और अपनी बायोलॉजी रिवाइज करती रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक इल्यूजन, मिराज या भ्रम, आप इसको जो भी बोल लो, वो मैं तोड़ना चाहती हूँ। 14 घंटे पढ़ना कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि आपने कितने टाइम में कितना किया है। हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है। प्राउड होने की बात ये होगी अगर आपने 4 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए हो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अभी 4 महीने में मैंने भी सिर्फ स्मार्ट स्टडी ही की थी। हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट स्टडी भी करनी है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब आपको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। और जो मैं आपको बोलती हूँ कि आप नीट 4 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने किया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी करो। एंड आई वांट कि मेरे बहुत सारे जो भी जूनियर्स हैं वो एक एमबीबीएस कॉलेज में जाए और एक डॉक्टर बने, क्योंकि जब ये डिग्री मिल जाती है ना तो इस डिग्री के आगे कोई डिग्री खड़ी नहीं हो पाती है। अब मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे सब्जेक्ट के जिसने बच्चों की नींदें उड़ाई हुई है, और मेरी भी उड़ाई थी, फ़िज़िक्स। लेकिन एक बार आप फ़िज़िक्स को अपनी मुट्ठी में कर लोगे ना तो ये फ़िज़िक्स ही आपका ब्रह्मास्त्र बनेगा। क्योंकि बायोलॉजी तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन फ़िज़िक्स से ही रैंक डिसाइड होती है। और मैं आप लोगों को एक प्रो टिप बताना चाहती हूँ। प्रो टिप ये है कि थर्मोडायनेमिक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फ़िज़िक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो आपको क्या करना है, बहुत लोगों ने बोला होगा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स साथ में नहीं पढ़नी है, बट प्रो टिप ये है कि आपको आज करना है केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, और वो आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, उसके फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं, उसके क्वेश्चंस लगा लेने हैं, और नेक्स्ट डे आपको करना है फ़िज़िक्स का थर्मोडायनेमिक्स। बहुत लोग बोलते हैं कि इससे दिमाग जम्बल्ड अप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बट कन्फ्यूजन कोई भी नहीं है। जब आप दूसरी तरफ फ़िज़िक्स के थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे ना तो आप देखोगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही अपोजिट है वो उसका, बाकी सारा सेम ही होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन को पहले से ही थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले जो है वो रिटेन होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वही आपके फॉर्मूले फ़िज़िक्स में भी लग जाएंगे। बट आपको सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना है, और इससे क्या होगा, आपका फ़िज़िक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। और जो फ़िज़िक्स का थर्मोडायनेमिक्स है वो एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री का कम है, तो उसके साथ आप और भी छोटे चैप्टर्स कर सकते हो। अगर आपने कभी नीट के सिलेबस पे ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कुछ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर सिमिलर हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ
केमिस्ट्री क्लास 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आई थिंक यही नाम है उसका। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आई नो दैट एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। लेकिन जब आप वो वाला चैप्टर कर लेते हो तो उस चैप्टर के बाद जब आप अप्रोच करोगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 जो कि है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी, तो इन चैप्टर्स में क्या है, इन चैप्टर्स के जो फॉर्मूले है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाले चैप्टर वाले ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बेसिस है चैप्टर का सेम ही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हो जाएगा, चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा फिजिक्स का, 12 हो जाएगा एंड 13 हो जाएगा। आई नो जो न्यूक्लियाई है वो थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू, बट जो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, वो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स है ना क्लास 12 का केमिस्ट्री का, उस चैप्टर से वो मेल खाता है। तो वो क्या करना है, आपको ऐसे वाले चैप्टर साथ में करने हैं। तो आप लोगों को मेरी ये एक बात माननी पड़ेगी, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाला चैप्टर करना है, आपको केमिकल काइनेटिक्स करना है, उसके बाद आपको ये 12th क्लास के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर्स को अप्रोच करना है। इससे क्या होगा, आपके 2 दिन में बहुत ही सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने लगता है ना, तो अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सारा खेल इसका है, दिमाग का। अगर आपका दिमाग आपका साथ देगा ना, तो ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको रोक सकती है नीट क्लियर करने से। आई स्वेयर ये सारा दिमाग का खेल है। मैंने भी अपने टाइम में ठान लिया था कि इस बार तो मैं करके ही रहूँगी, और मैं ये आपको भी बोलती हूँ, आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है दैट यू गाइज विल नॉट गिव अप, यू गाइज विल गिव योर 100%। और जितना इम्पॉर्टेंट सिलेबस करना है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है PYQ और MCQs लगाना। मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब मैं PYQ सॉल्व कर रही थी, तो जब मेरा एक PYQ गलत हुआ तो मैंने उसको बहुत बार सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली जब आप एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाता है। तो दैट सेम क्वेश्चन केम इन माई नीट एग्ज़ाम, और क्या हुआ, ऑप्शंस पे बिल्कुल सेम थे और मुझे उसका आंसर एक्चुअल में आता था। ऑब्वियसली रिस्क ना लेने के चक्कर में मैंने उसे फटाफट सॉल्व कर लिया, बट दैट वाज अ रियली लेंथी क्वेश्चन, एंड जस्ट बिकॉज मैंने उस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर रखा था, मेरा बहुत ही जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इससे मेरा टाइम भी बचा और मुझे खुद पे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरी मेहनत काम आई। को एक और ट्रिक बताते हो क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कभी कभी क्या होता है, किसी फॉर्मूले के बारे में या तो आप भूल जाते हो, या फिर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, याद किया हुआ फॉर्मूला जो है वो दिमाग में आ नहीं रहा होता है। तो क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चंस में जो है वो यूनिट प्रोवाइड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो क्या हुआ, जैसे वेलोसिटी की जो है यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें जो है टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला भी नहीं था, तो मैं क्या करूँगी, जो गिवन डिस्टेंस है मीटर में, उससे मैं टाइम जो कि सेकंड्स में है उससे डिवाइड कर दूँगी। तो उस डिवीजन की वजह से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में ही मिलेगी। ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, लेकिन कभी कभी अगर किस्मत अच्छी हो तो ये ट्रिक सच में काम कर जाती है, और ये ट्रिक मेरे लिए भी काम की थी। मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए काम किया, और अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स के छोटे छोटे चैप्टर्स भी हो गए, तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, अब लग रहा है कि हाँ नीट क्रैक हो जाएगा, खुद को भी दिल में थोड़ी सी आ रही है कि येस वी कैन डू इट। तो अब क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे ऐसे फिज़िक्स के चैप्टर की तरफ जो हमें मुश्किल लगते हैं और हाई वेटेज भी कैरी करते हैं। और क्या करना है, फिज़िक्स खुद से पढ़ने का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बुक पे एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर हम उसे रिवाइज़ करेंगे, रीड करेंगे, और फिर फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करेंगे। इतना टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो एक आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, या जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनकी वीडियो आप देखो, वो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाएंगे ही। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये ज़रूर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और आप आगे की भी वीडियो देखोगे मैं बार बार यही बोलूँगी कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चंस जो है नीट में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, नीट में आपको थ्योरी पेपर तो नहीं लिखना ना। अगर हम बात करें अब केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या करना है, फिज़िकल केमिस्ट्री में एक फॉर्मूलेज जो है वो सारे एक पेज पे लिख लेने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। तो जब आप उन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लोगे, तो हर फॉर्मूले पे हर चैप्टर जो है उस चैप्टर के रिलेटेड आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फॉर्मूलेज आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री तो फिर भी हो जाती है। प्रॉब्लम किस में आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
एक्चुअल से सच बताऊँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको सिर्फ रट्टे मारने होते हैं। और वो रट्टे आप कैसे मारोगे, आपको क्या करने हैं, निमोनिक्स बनाने हैं। निमोनिक्स बहुत ही फ़नी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके घर वालों के रिलेटेड हो सकते हैं, बट इन द एंड वो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं आपको दोबारा बोलूँगी, किसी भी चैप्टर के डीप में नहीं जाना है। you just have to have an idea of the chapter, you just have to have the formula sheet या फिर जो reactions है उस चैप्टर की होनी चाहिए। अब जैसे रिडॉक्स वाला चैप्टर है, वो ओवरऑल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं तो कहूँगी नहीं है, बट उसमें क्या है, वो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप उसमें सिर्फ इतना समझ लो कि किस तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, किस तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो वो चैप्टर तो आपका आधे दिन में भी हो जाएगा। आधे दिन में भी क्या, अगर आप उसे अच्छे से करोगे तो वो चैप्टर आप 3 घंटे में आराम से कर सकते हो। ऐसे ही बहुत ही सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, बट उनका एक क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि 4-4 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने लोगों को देखा है 1 मार्क्स से मात खाते हुए काउंसलिंग में। कुछ चैप्टर्स होते तो मुश्किल है, बट उन चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उस चैप्टर पर भी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हाई वेटेज चैप्टर पर मूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको निपटा दे लेनी है। और क्या करना है, एक पेज पे सारी रिएक्शंस लिखनी है। और मैंने आपको आइडिया बताया था ना, आपने क्या किया, एक रिएक्शन आपने पढ़ ली, फिर आपने एक पेन लिया, पेपर लिया और बिना देखे वो रिएक्शन आपने वहाँ पर नोट डाउन कर दी। ठीक है, तो जब आप सारी रिएक्शंस ऐसे एक पेज पे लिख दोगे तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से वो याद भी हो जाएगा और वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। अगर हम बात करें हमारी प्यारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज़ अ मिक्स ऑफ लॉजिक एज वेल एज रट्टा। आपको रट्टा लगाना है नेम रिएक्शंस याद करने में, बट आपको लॉजिक चाहिए उसके मैकेनिज़्म जानने में। तो मैं खुद बताती हूँ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया था। पहले आपको क्या करना है, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, कार्बोकटायन हो गया, E1 E2, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये सब आपको अच्छे से समझ लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मूव ऑन करोगे किस पे, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो नेम रिएक्शंस है वो तो आपको याद करनी है, लेकिन कुछ रिएक्शंस की जो है मैकेनिज़्म जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मान लो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, फिर जब आप उसको याद करके अगर चले गए तो पेपर में क्या करेंगे, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो अगर आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैकेनिज़्म में यूज़ करना ही नहीं आया तो उस रिएक्शन को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, आपको क्या करना है, एक नोटबुक खरीदनी है, ठीक है, वो 20 रुपीज़ की होनी चाहिए, बहुत ही पतली, और उस पर आपको सारी नेम रिएक्शंस लिख लेनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उस नेम रिएक्शन को आपको क्या करना है, रोज़ 1 घंटा देना है। ठीक है, रोज़ 1 घंटा देके आपको रिवाइज़ करना है। इवन इफ़ यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस राइट नाउ, मान लो कि आप फिज़िक्स भी पढ़ रहे हो, लेकिन सुबह 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और आपको रोज़ उसे याद करना है। जब तक आप उसे याद करोगे तो ऐसे आप रेपिटेशन में याद करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, मान लो कि आपने बहुत पढ़ाई की लेकिन आपने रिवीजन ही नहीं की, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे पढ़ने का। इससे आपका पहले का भी टाइम वेस्ट होगा और बाद में आप जब रिवीजन करोगे तो आपको वो चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे से बहुत ही बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि फ्रेशर्स पूछ रहे थे कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है, एंड ड्रॉपर्स चाहते हैं कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। तो पहले फ्रेशर्स की बात करते हैं। तो फ्रेशर्स के जो है वो अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 12th क्लास के। तो आपको क्या करना है, आपको अभी 12th क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है, तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। साथ में आपको उनके MCQs भी लगा लेने हैं। और क्या करना है, आपको दिन में 2 घंटे निकालने हैं और आपको उन चैप्टर्स को अप्रोच करना है 11th क्लास के जिन चैप्टर्स में आपको डर लगता है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ये 2 घंटे आपको 2 घंटों से ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में पास होना भी ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया
टू गो फॉर नीट एग्ज़ाम। तो फिर अब जब आप बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री हो जाओगे फिर आपको फटाफट 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करोगे तब आपको क्या करना है, आपको साइड बाय साइड 2 घंटे देने हैं 12th क्लास के सिलेबस के लिए। तो जब आप अप्रैल के 10th अप्रैल तक आपको क्या करना है, आपको अपना 11th का सिलेबस किसी तरह ख़त्म करना है, चाहे जितना भी ख़त्म हो। उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। 10th अप्रैल के बाद से आपकी स्टार्ट होगी रिवीजन। माना कि बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो आपके छूट जाएंगे, तब आपको क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो मॉक टेस्ट में जो चैप्टर्स आपके छूट गए होंगे उन चैप्टर्स के उन पार्ट को, जो क्वेश्चन में आया उस पार्ट को आप उसी टाइम रिवाइज कर लोगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। और मॉक टेस्ट में मोस्टली वही वाले क्वेश्चंस आते हैं जो एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नीट सिलेबस। तो 10th अप्रैल के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपको आइडिया होगा कि नीट में एक्चुअल कितना सारा सिलेबस है और कैसे आएगा और कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आई नो किसी किसी के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट इट डजेंट मैटर। ऑल वी हैव टू केयर अबाउट कि आपके नीट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे। मुझे भी मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम देने से बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि अरे थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ उसके बाद दे दूँगी। बट लेट मी टेल यू कि सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सिलेबस आप जितना उसको पढ़ते जाओगे वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो आपको एक टाइमलाइन सेट करनी है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिर मॉक टेस्ट को रिव्यू नहीं करते हैं। यहाँ पे आप गलती करते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप अपनी सही चीज़ों से सीखो ना सीखो, आप अपनी मिस्टेक्स से ज़रूर सीखते हो। और जब आप गलती करते हो तो वो आपके दिमाग में आ जाती है। तो आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको बुक से वो चीज़ पढ़नी है। और मैं फ्रेशर्स को ये भी बोलना चाहूँगी, आपके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले तक आपको नीट का पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के 10 डेज़ के बाद आपको सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, डेरिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास अभी भी टाइम है। बट ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। एक टॉपिक पे 14 घंटे लगाना कोई प्राउड होने की बात नहीं होती, प्लीज़ इस बात को समझिए। अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स के पास एक जो है एडवांटेज होता है कि उन्होंने नीट का एग्ज़ाम पहले दे रखा है, उन्हें आइडिया है कि नीट कैसे होता है, एनवायरनमेंट का आइडिया है, उन्हें सिलेबस का आइडिया है, वो इस मेंटल स्थिति से जो है गुज़र चुके हैं। तो आई नो ड्रॉपर होना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। डिप्रेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। बट हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों पे डेवलप करने का टाइम नहीं है। ये सब दिमाग का खेल है। आई नो बहुत मुश्किल होता है, इमोशंस जो है वो फील होने लग जाते हैं, बट स्टिल आपको अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कल की चिंता कल देखेंगे। अभी आपके पास जितना टाइम है आपको उसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो आई होप कि जो ड्रॉपर्स है अगर वो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है मिड मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और जब तक मार्च नहीं आ जाता है तब तक आपको वीकली जो है मॉक टेस्ट देने हैं फुल सिलेबस के। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज़ करना है, और वो जो है क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर सॉल्व करके देखना है, और फिर देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होते हैं। और मैं बताती हूँ, अगर आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट को रिव्यू नहीं कर रहे हो, सच बोलना। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का स्कोर ये नहीं बताता है कि आप टॉपर हो या फिर आप टॉपर नहीं हो। मॉक टेस्ट का स्कोर एक फीडबैक देता है कि आपकी तैयारी के हिसाब से आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, आई वुड से कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर होना ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू नीट में कम स्कोर होना। आपको अपने 2-3 मॉक टेस्ट जो लास्ट है वो देखने हैं, और अगर आपकी सेम मिस्टेक हो रही है तो आपको उस मिस्टेक पे फोकस करना है, वो वाला टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है। और कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसी क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दिए। ये आपको नहीं करना है। अगर मान लो आप एक क्वेश्चन स्किप भी कर देते हो तो कोई बात नहीं,
एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में देख सकते हैं अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम बचा। पर स्ट्रैटेजी में टाइम ज़रूरी है मैनेज करना, चाहे आपको सिलेबस पूरा आता हो, अगर आपको टाइम मैनेज नहीं करना आता तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो टाइम मैनेज के लिए मैंने तो क्या किया था, पहले मैंने करी थी केमिस्ट्री के बाद मैंने बायोलॉजी करी थी, और बायोलॉजी फटाफट करके मैं फ़िज़िक्स पे जंप कर लिया था। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी को सबसे पहले अप्रोच करते हैं और बायोलॉजी में ही क्या करें 45-50 मिनट्स लगा दिए। आई वुड से कि बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा है पहले आप एक टफ़ सब्जेक्ट लो, एक टफ़ सब्जेक्ट करने के बाद आप बायोलॉजी पे जंप करो, उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ 11th क्लास के बच्चे भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि उन्होंने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो क्या करें। सो आई वुड से कि अभी 11th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जितना आपसे हो सके करो, जिस चैप्टर के आप MCQs कर सकते हो साथ के साथ ज़रूर करना। एक बार जब आप 11th क्लास के मार्क्स देख लेते हो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर 12th क्लास स्टार्ट होने में टाइम है तो आप 11th क्लास को दोबारा पढ़ने का ट्राई करो, लेकिन जब 12th क्लास स्टार्ट हो जाए तब आपको 12th क्लास का ही सिलेबस करना है। आप क्या कर सकते हो, जब जून में वेकेशंस होते हैं उस टाइम भी आप अपनी 11th क्लास को अप्रोच कर सकते हो। आई नो अभी ठंड का टाइम है, कुछ बच्चों को नींद आती होगी, कुछ बच्चों को आलस आता होगा, बट ये भी दिमाग का ही खेल है। अगर आप अपने दिमाग को बोलो कि नहीं मुझे करना है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आएगी। और अगर नींद सच में आ रही है तो कॉफ़ी पियो। जो बच्चे कॉफ़ी नहीं पीते वो चाय पी सकते हैं, और बेड पे पढ़ना बंद कर दो। अगर आपके पास टेबल चेयर है तो टेबल चेयर पे पढ़ो, अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कारपेट बिछाओ और कारपेट पे जो बेड टेबल होता है उस पे बैठ के, चौकड़ी पे बैठ के पढ़ो। ठीक है, बेड पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप बेड पे पढ़ पढ़ के जो है सो जाते हो। बहुत ही कम बच्चे हैं जो बेड पर एक्चुअली पढ़ पाते हैं, और मैं भी बेड पर नहीं पढ़ पाती हूँ। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जब आपको देने हैं तो आपको वो 2 से 5 बजे के बीच में देने हैं, और उसमें क्या करना है, वो मॉक टेस्ट भी आपको टेबल चेयर पे देने हैं। और वो जो चेयर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेयर कंफर्टेबल हुई, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ पे कंफर्टेबल चीज़ें नहीं होती है। और आपको क्या करना है, 3 घंटे बिल्कुल भी नहीं उठना है। ठीक है, अगर आप हो सके तो वॉशरूम भी मत जाना, ना ही आपको कोई खाने पीने की चीज़ लेनी है। अपने पेरेंट्स को बोल देना कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, और सिर्फ एक पानी की बोतल लेकर आपको जो है मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है कंफर्टेबल चीज़ को लेकर जो है फेमिलियर हो जाएगा। अगर वो फेमिलियर हो जाएगा इस सराउंडिंग के साथ तो आपको एग्ज़ाम के दिन अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बोला था कि अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना हो तो क्या करें। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है मुझे तो यही नहीं पता। आप 11th क्लास देकर आए हो, आप 12th क्लास में हो, या इवन आप ड्रॉपर हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही नीट एग्ज़ाम के बारे में, नीट के सिलेबस के बारे में। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सीधे होकर बैठो। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको इसका आंसर आता है, आई वॉन्ट से कि आप ज़ीरो लेवल पे हो, और अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है तो ट्राई करने में क्या जाता है। अभी भी अगर आप ज़ीरो से ट्राई करो तो क्या पता हो जाए। एग्ज़ाम तो देना ही है ना, अगर अभी आप मेहनत कर लो और क्या पता सच में हो जाए, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है सच में। अगर आप मेहनत करोगे ना तो यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे ये चाहिए, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट चाहिए ही चाहिए। और अगर बात करें मेरी लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स है, मुझे बहुत बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करे हैं, और बहुतों ने बहुत अजीब कमेंट्स भी करे हैं। बट आई वोंट से मुझे किसी चीज़ का बुरा लगा है, क्योंकि जब आप इस प्रोफेशन में आते हो और आप रोज़ हॉस्पिटल जाते हो और आप लाइफ और डेथ सिचुएशन रोज़ देखते हो, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और मैं उन बच्चों की भी सिचुएशन समझती हूँ, जब नीट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। आप खुद को हेट करने लग जाते हो, और वो जो हेट है वो आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हो। बट आई वुड से कि प्लीज़ एक बार ट्राई करो। आई नो कि 4 मंथ सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने किया है, और मैंने किया है तो मुझे पता है आप लोग भी कर सकते हो। मैं आप लोगों की इस पूरी जर्नी में आपका साथ देना चाहती हूँ, और
इसीलिए मैं अपने खुद के नोट्स जो मैंने खुद से अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम बनाए हैं, जिससे मैंने नीट जो है क्रैक किया है, वो नोट्स मैं अपलोड करने वाली हूँ। जस्ट बिकॉज़ वो बहुत सारे नोट्स हैं तो उसे डायरेक्ट यूट्यूब पे करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं डाल दूँगी। आपको सीधा उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको सारे जो है नोट्स की PDF मिल जाएगी। बहुत ही सारे नोट्स हैं, तो बहुत सारे नोट्स मैं डाल चुकी हूँ और बहुत सारे नोट्स डलते भी रहेंगे, और अगर मेरे पास कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं वहाँ पर भी दूँगी। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन जो है पहले दिन से बेटर हो सकता है, और हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। सो प्लीज़ प्रॉमिस मी गाइस दैट यू विल डू मॉक टेस्ट, और आप गिव अप नहीं करोगे। मैं अपना 100% दूंगी, मैं नीट निकाल कर रहूँगी, मैं एक डॉक्टर बनूँगी। हेटर्स चाहे जो भी बोले, हमें उन्हें रॉन्ग प्रूव करना है। और एक बात याद रखना, द कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर दैन द सेटबैक। चाहे आपको पुराने टाइम पे कितना भी सेटबैक हुआ हो, कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन एक बार आपका कम बैक हो जाएगा तो आप खुद भी अपने सारे पुराने दुख भूल जाओगे। आई नो जितने भी स्ट्रगल्स हैं, बहुत आप लोगों ने जितना भी स्ट्रेस मेंटेन कर रखा है, वो सारा दूर हो जाएगा एक बार आप ये नीट क्रैक कर लोगे तो। आई नो बिकॉज आई डिड इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। एंड मैं अपने प्रॉमिस के साथ रहूँगी। मैं इस नीट की पूरी जर्नी में मैं आपका साथ दूँगी। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस, ऑनेस्टी या किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेरी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल लिसन टू ऑल योर क्वेरीज, और उसके लिए मैं सल्यूशन भी ज़रूर लेकर आऊँगी।